हर दिन वो कैमरे के सामने होती थी, पर खुद की जिंदगी में सब कुछ धुंधला था। हर शब्द जो वो बोलती थी, लाखों लोग सुनते थे, लेकिन उसकी अपनी आवाज कहीं खो चुकी थी। फिर एक दिन एक ऐसी आवाज ने उसे छू लिया जो दुनिया ने कभी सुनी ही नहीं थी। एक आवाज जो किताबों में नहीं, स्टूडियो के अंधेरे कोनों में पलती थी। उसी दिन से सब कुछ बदल गया, उसके लिए और उन सब के लिए जो कभी देखे ही नहीं गए। मुंबई के कोलाबा स्टूडियो में शाम के 8 बज रहे थे। दूसरी तरफ शहर के लोग चालू टीवी पर सिर्फ चमकते चेहरे और पॉलिश्ड आवाजों को सुन रहे थे। लेकिन कैमरा के उस शीशे के उस पार एक ऐसी दुनिया थी जो कभी किसी ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा नहीं बनती, और वही थी ब्रह्मा। एक मशहूर टीवी एंकर जिसकी हर मुस्कुराहट रिहर्स थी, हर आंख की चमक केयरफुली लगाए गए कजाल के नीचे छुपी थी। उस दिन उसने एक नया सर पहना था, आसमाना नीला, जिसका पल्लू सीधा उसके दिल पर गिर रहा था। स्टूडियो में लाइट का सेटअप चल रहा था और उसने अपने लाइंस फिर से दोहराई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था जब तक उसने वो आवाज नहीं सुनी। एक कमजोर लेकिन गहरी आवाज, कुछ पुरानी बंगाली कविता जैसे एकला चोलोरे की धुन में। पहली बार उसने सोचा, ये कौन है? उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन स्टूडियो में तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स और मेकअप टीम थी। पर वो आवाज उसके अंदर कुछ तोड़ गई थी, जैसे कोई बैंड दरवाजा खुल गया हो। उस दिन के रिकॉर्डिंग के बाद जब सब निकाल रहे थे, तभी ब्रह्मा ने देखा एक लड़का सेफ्ट कुर्ता में स्टूडियो के कोने में छुपकर कुछ लिख रहा था। उसके पैरों के पास एक पुरानी किताब थी और उसके हाथों में एक ब्लैक पेन। नाम टैग में लिखा था कविन। अगले दिन वही आवाज कॉरिडोर से आई, इस बार थोड़ा और स्पष्ट, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी रूह को छू लिया हो। ब्रह्मा ने अपना स्क्रिप्ट बैंड किया और उस आवाज के पीछे चल पड़ी। वो टेक्नीशियंस एरिया में गया जहां ज्यादा लोग नहीं जाते। वहां कविन जमीन पर बैठा था, एक घिसा पीता सा नोटबुक लेकर जिसमें वो कुछ लिख रहा था। ब्रह्मा ने पूछा, तुम लिखते हो? कविन ने सिर्फ सिर झुका दिया, ना हाँ ना ना। पर उसकी आंखों में एक पूरी कहानी थी, ऐसी कहानी जो दुनिया कभी सुनना नहीं चाहती। उस रात मेकअप रूम में जाते वक्त ब्रह्मा ने अपनी कुर्सी पर एक एनवलप देखा, सेफ्ट, साफ और बिना किसी नाम के। उसने खोला, अंदर एक छोटी सी कहानी थी। 2 पैराग्राफ के बाद ही उसकी आंखें भर आई। यह लिखने वाला कौन था? कैसे किसी ने इतनी गहराई से उसके अंदर की बात लिख दी थी, वो भी बिना उससे मिले। कहानी में एक औरत थी जो दुनिया के लिए स्ट्रांग थी, लेकिन रात को छुप के रोती थी। उसका एक सपना था, किसी ने देखा भी नहीं था। कहानी में लिखा था, लोग मुझे आवाज समझते हैं, पर मैं तो एक चुप रह जाने वाला राज हूं, जो रोज किसी और के लिए बोलता है, खुद के लिए कभी नहीं। ये लाइन उसके दिल में छिड़ी जैसे कोई वियोलिन की तार हो। ब्रह्मा ने उस स्क्रिप्ट को छाती से लगाया। वो एक पूरी जिंदगी थी, उसकी अपनी भी और किसी और की भी। अगले कुछ दिनों में ब्रह्मा उसी टेक्नीशियन रूम के आसपास भटकने लगी। हर बार उसे देखती, पर वो उसे कभी ज्यादा बात नहीं करता। उसकी आंखों में एक इतिहास था, जैसे वो सब कुछ देख चुका हो, जिसे ब्रह्मा अभी सिर्फ महसूस करना सीख रही थी। स्टूडियो में सब उसे बस वो इलेक्ट्रिशियन का बेटा कहते, कोटा वाला लड़का जिसे अंदर आने का मौका मिला पर कभी प्लेटफॉर्म नहीं। और तब ब्रह्मा ने एक नया काम किया। उसने उसके लिखे हुआ कुछ शब्दों को अपने नेक्स्ट स्क्रिप्ट में शामिल किया, बिना बताए। न्यूज रीडिंग में जब उसने वो लाइंस बोली, उसकी आवाज में कुछ बदल गया। टीआरपी बढ़ गई, लोग कहने लगे ब्रह्मा ने फिर से जादू कर दिया। पर ब्रह्मा जानती थी, यह जादू उसका नहीं था, ये उस आदमी का था जो कभी कैमरा में नहीं आया, पर हर फ्रेम के बीच सांस लेता था। ब्रह्मा रात को घर जाके कविन के लिए कुछ लिखने लगी, पर शब्दों का बोझ इतना था कि उसे महसूस हुआ, लिखना तो एक बहाना है, असल में वो उसे समझना चाहती है। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैं एक एंकर हूं, पर पहली बार मैं किसी और के लिखे अल्फाजों में अपनी आवाज ढूंढ रही हूं। वक्त बीतता गया पर उनके बीच की दूरी कम नहीं हुई, सिर्फ गहराई बढ़ती गई। ब्रह्मा ने डिसाइड किया, अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो मैं इसका पहला पेज खोलना चाहती हूं। पर उसने नहीं जाना था कि ये कहानी सिर्फ उन दोनों की नहीं थी। ये उस समझ की थी जहां कोई आवाज सिर्फ तब तक सुकून देती है
जब तक उसके पीछे वाले को कोई नहीं जानता। और तभी पहली बार उसने समझा, कभी कभी सबसे सच्ची कहानियां वो होती हैं जो कभी छपी ही नहीं गई, जो सिर्फ एक नोटबुक में लिखी गई, किसी कोने में छुपकर। जैसे कविन की, जैसे उसकी खुद की। और वो दोनों बस एक ब्लैंक स्क्रीन के दो तरफ के लोग थे, एक जिसे दुनिया सुनती थी और एक जिसे दुनिया सुनना ही नहीं चाहती थी। अगले कुछ हफ्तों में ब्रह्मा के अंदर कुछ बदल चुका था। उसका रोज का रूटीन, जो एक वक्त था तो घड़ी की सुई जैसा एग्जैक्ट, अब एक अजीब सी बेचैनी में बदल गया था। स्टूडियो आते वक्त उसका पहला नजर टेक्नीशियन रूम की तरफ जाता। उसकी आंखें कविन को ढूंढती, लेकिन वो हर बार किसी कोने में चुपचाप मिलता, जिसे देखकर लगता था जैसे उसने दुनिया के आवाजों से अलग रहना चुना हो। उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, छोटी छोटी बातें जैसे, तुम्हारा पेन बहुत पुराना लगता है, या क्या तुम्हें स्क्रिप्ट लिखने का शौक है। पर कविन बस हल्की सी मुस्कान के साथ नजर झुका देता, जैसे उसने सीख लिया हो कि कोई भी दिलचस्पी आखिर में दाढ़ बन जाती है। स्टूडियो के लोग भी उसके बारे में अजीब अंदाज में बात करते थे। वो तो क्वोटा से आया है, इलेक्ट्रिशियन के बेटे को स्टूडियो में क्या काम। ब्रह्मा हर बार उन बातों को सुन के कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सिर्फ अंदर ही अंदर गुस्से से कांप जाती थी। एक शाम जब स्टूडियो में किसी के आने में देर थी, ब्रह्मा ने देखा कविन फ्लोर पर बैठा था, एक बरासत में भीग गया नोटबुक हाथों में लिए हुए, और उसमें कुछ लिखता जा रहा था, जैसे हर शब्द के साथ उसका एक टुकड़ा बाहर आ रहा हो। उसकी आंखें लाल थी, नींद से नहीं, थकान से नहीं, पर कहीं ज्यादा गहरी किसी बात से। ब्रह्मा उसके पास गई, बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गई। कविन ने नोटबुक छुपाया, पर इस बार उसकी आंखें उसे दूर नहीं भागी। ब्रह्मा ने पूछा, तुम चाहते हो लोग ये कहानियां पढ़ें? कविन ने पहली बार आंखों में आंखों डालकर कहा, मैं चाहता हूं कि ये कहानियां जिएं, पढ़े जाएं या नहीं पर जिंदा रहें। उस रात ब्रह्मा ने घर जाके वो पहला स्क्रिप्ट फिर से पढ़ा जो कविन ने उससे बिना नाम के दिया था। हर बार पढ़ने पर वो कहानी नई लगती थी, जैसे हर बार एक नया जख्म खुल जाता हो। उसने डिसाइड किया, ये सिर्फ उसका इंस्पिरेशन नहीं, उसका जिम्मेदारी है। अगले दिन उसने कविन को समझाया कि एक राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री कॉन्टेस्ट हो रहा है, जहां अगर उनका स्क्रिप्ट चुना गया तो उसे पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कविन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मेरा नाम सुनते ही वो लोग फाइल बैंड कर देंगे, मैं दलित हूं, उसने कहा। ब्रह्मा ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तो नाम मत दो, सिर्फ कहानी दो। कविन ने शर्त रखी, अगर तुम प्रॉमिस करो कि मेरा नाम नहीं आएगा तो मैं लिखूंगा। ब्रह्मा ने आंखों में आंखों डालकर वचन दिया। अगले कुछ दिनों में वो स्क्रिप्ट बना, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे लड़के की कहानी थी जो सुबह 4 बजे उठकर एक टेम्पल के टेरेस में छुप के लिखना सीखता है, जहां उसकी जात के लोगों का आना मना है। कहानी में एक माँ थी जो अपने बेटे को लिखने का सपना तो देती है, पर हर बार उसके हाथ में बस सफाई का कब्जा रहता है, और एक वकील जो कोर्ट रूम में सबके लिए न्याय मांगता है, लेकिन अपने घर के नौकर के बेटे के लिए कभी कुछ नहीं बोलता। जब ब्रह्मा ने वो कहानी जूरी के सामने अनोनिमस रूप में भेजा, तो किसी ने पूरा पढ़ते पढ़ते आंखों का चश्मा उतार दिया, किसी ने पेन गिरा दिया, और एक जूरी मेंबर ने कहा, यह किसी ट्रेंड स्क्रीन राइटर का काम नहीं हो सकता, इसमें कुछ ज्यादा सच है। कहानी अगले चरणों में चली गई। जजेस हैरान थे। चैनल में सब ब्रह्मा के काम की तारीफ कर रहे थे, रेटिंग्स बढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदर गिल्ट भी बढ़ रहा था। हर तारीफ उससे यह याद दिलाती थी कि वो अप्लॉज किसी और के लिए था। धीरे धीरे स्टूडियो में लोगों की निगाहें बदल गई। कविन के आसपास हवा का एक नया रंग था, लेकिन अब भी कोई उसे पूरी तरह नहीं देखता था। ब्रह्मा ने कुछ बार उसके आसपास ठहरने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाता रहा, जैसे उसने कभी किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपा अपमान पहचान लिया हो। फिर वो दिन आया जब उन्हें बताया गया कि स्क्रिप्ट फाइनल में पहुंच गया है, लेकिन एक समस्या थी। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथर का नाम चाहिए था। ब्रह्मा के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपना नाम लिखे और कविन को छुपाए, या फिर उसका असली नाम सामने लाए, जिसका मतलब था रिजेक्शन या और भी ज्यादा भेदभाव। हर रास्ते के साथ एक जख्म था। उस रात ब्रह्मा ने कविन के नोटबुक से एक पुराना पन्ना निकाला। उसमें लिखा था, मैं नाम नहीं हूं, मैं एक तस्वीर हूं जिसे लोग फ्रेम नहीं करते, सिर्फ हटा देते हैं।
उसने वो पन्ना संभाला और उसके दिल में एक वचन बना, मैं इस तस्वीर को कभी हटाने नहीं दूंगी। मगर क्या तस्वीर बांध पाएगी एक दुनिया में जहां लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं? और अगर बांध भी गई तो क्या उसकी पहचान कभी उसके नाम से जुड़ी जाएगी? शाम के 6:44 बजे थे। ब्रह्मा ने न्यूज रूम के कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने बैठकर एक ब्लैंक पेपर देखा। उस पे लिखना था ऑथर्स नेम। स्टूडियो में हलचल थी, सब उसकी जीत की बात कर रहे थे, लेकिन उसका मन सिर्फ उस एक नाम के छुपने के दर्द में नतक गया था। उसने कलम उठाया और फिर रुका। कविन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया, उसके आंखों का वो अधूरा सवाल, क्या मैं कभी नाम बन पाऊंगा? उसने अपना नाम लिखा, ब्रह्मा विश्वनाथ। नीचे एक छोटी सी लाइनें जोड़ दी, स्टोरी इंस्पायर्ड बाय अ कलेक्टिव वॉइस। उस पल उसने खुद से एक झूठ बोला कि यह सुरक्षा के लिए था, कि कविन का नाम बचाना जरूरी था। पर अंदर कहीं उसे पता था, यह एक सामाजिक सिस्टम का सामना न कर पाने का डर था। जब फॉर्म सबमिट हुआ तो पूरा न्यूज रूम उसकी तारीफों से भर गया। ब्रह्मा, दिस वॉज योर बेस्ट वर्क येट। ये स्क्रिप्ट तो नेशनल अवार्ड डिजर्व करती है। हर एक शब्द एक और पत्थर जैसे गिरता गया उसके सीने में। काविन ने जब यह सुना उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन उसका चेहरा बदल गया था, जैसे किसी ने उसकी खामोशी भी छीन ली हो। उसने ब्रह्मा से बात करना कम कर दिया। न कंप्लेंट, न गुस्सा, बस एक बेजान सी दूरी। ब्रह्मा ने उसे समझाने की कोशिश की, मुझे कुछ करना था, वरना वो लोग तुम्हारा नाम देखते ही रिजेक्ट कर देते। कविन ने सिर्फ एक बार उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं रिजेक्ट होने के लिए तैयार था, छुपने के लिए नहीं। उस दिन के बाद दोनों एक ही बिल्डिंग में होते हुए भी अलग अलग जगहों पर जिंदा रहने लगे। ब्रह्मा स्टूडियो में जाके नए स्क्रिप्ट्स लिखने लगी, लेकिन उसका हर एक अक्षर उसके हाथों से नहीं, कविन के लिखे हुए नोटबुक्स के पन्ने से निकालता जा रहा था। उसने महसूस किया, अब वो सिर्फ एक बोलने वाली आवाज थी, जो किसी और की आत्मा पहने हुई थी। एक दिन उसका पिताजी विश्वनाथ, जो महाराष्ट्र के एक बड़े पॉलिटिशियन थे, उसके इंटरव्यू के एक सेगमेंट को देखकर बोले, तुम सोशल इनजस्टिस की बातें काफी करने लगी हो आजकल, किससे मिल रही हो तुम वहां? ब्रह्मा ने झूठ बोला, किसी से नहीं, पर उसकी आंखों की झलक ने कुछ छुपा नहीं पाया। विश्वनाथ के पीए ने उसके स्टूडियो स्केड्यूल्स पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा देर तक रुकती है और एडिटिंग रूम में कई बार नाम के क्रेडिट बदलती है। जब उन्होंने रिपोर्ट दी, विश्वनाथ ने सिर्फ इतना कहा, इसका मतलब है वो लड़का दलित है। 2 दिन बाद ब्रह्मा के ड्रेसिंग रूम में एक कुरियर आया। अंदर एक फाइल थी, एक पुरानी फोटो, एक न्यूज क्लिपिंग और एक हैंड रिटन चिट्ठी। तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? वो फोटो देखी तो उसका दिल एक पाल के लिए रुक गया। पिक्चर में एक छोटा सा लड़का था, जिसे पुलिस बस्ती से खींच कर ले जा रही थी। पीछे खड़ा था उसका पिताजी विश्वनाथ, स्माइल करता हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर के साथ हाथ मिलाता हुआ। उस रात ब्रह्मा ने एक नई कहानी पढ़ी, कविन का दिया हुआ एक स्क्रिप्ट, एक छोटे दलित लड़के की कहानी जो मंदिर के छत पर छुपकर पढ़ना सीखता है। उसका एक सपना था, एक दिन वो नाम लिखेगा, ऐसा नाम जो किसी को डराए नहीं, लेकिन झुकने भी ना दे। कहानी में माँ थी जो सुबह 4 बजे उठकर साबुन बनाती थी ताकि बेटा स्कूल जा सके, लेकिन हर बार स्कूल के दरवाजे उसके जात के नाम पर बैंड हो जाते। स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते ब्रह्मा इतना रोई कि उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बैंड नहीं हो रही थी। उसने वो स्क्रिप्ट अपने से चिपका लिया, जैसे किसी ने उसकी अपनी कहानी लिख दी हो, जैसे वो लड़का जिसे मंदिर से निकाला गया था वो उसका पहला प्यार बन गया हो। अगले दिन उसने डिसाइड किया, ये सब कुछ जितना भी खतरनाक हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। पर उसने नहीं जाना था कि यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, एक पुराना पाप था, जिसका रख उसके अपने घर के चूल्हे से उठता था। उसके पिताजी ने एक समय एक बस्ती जलाई थी, और उस बस्ती में एक बचपन था जिसका नाम कविन था। रात के अंत में जब सब सो रहे थे, ब्रह्मा ने एक दिया जलाया और कविन के नोटबुक के पहले पन्ने को देखा। उसमें लिखा था, नाम नहीं लिखा था उसने, पर हर अक्षर में मैं था। और पहली बार उसे लगा वो नाम लेना भी एक आंदोलन है और छुपाना एक अपराध। अध्याय 4, जो फाइल कभी
खोली ही ना है गई। ओ अर्कीवो रसगाडो। एक बार फिर से न्यूज रूम में छुपी हुई खामोशी का वाजन ब्रह्मा के कंधों पर था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे कोई अनदेखा दर उसकी हर सांस के साथ बढ़ रहा हो। कविन से दूरी अब सिर्फ जाज़बाती नहीं रही थी, वो एक और गहरी सी लहर बन चुकी थी जो उसे उसके ही पास्ट की तरफ खींच रही थी। उस दिन वो एडिटिंग रूम के पीछे वाले आर्काइव डिपार्टमेंट गई, जहां सिर्फ डस्ट, पुराने टेप्स और भूल चुकी कहानियां रहती थी। उसका इरादा सिंपल था, एक पुरानी विजुअल चाहिए थी कविन के नए स्क्रिप्ट के लिए, जो एक दलित परिवार के इनजस्टिस के ऊपर था। लेकिन जैसे ही उसने एक पुरानी बॉक्स खोली, उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ी। प्रोजेक्ट स्टूडियो 19, 2003। क्या सिर्फ एक डेट और टाइटल ही काफ़ी था उसके क्यूरियोसिटी जगाने के लिए? शायद नहीं, पर अंदर जो मिला उसने उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। उस VHS टेप को जब उसने प्ले किया तो शुरुआत में एक पुरानी गली दिखाई दी। कैमरा स्लाइटली ब्लर था, पर आवाज उनमें चीख थी। एक दलित परिवार को बस्ती से हटाया जा रहा था और बीच में एक छोटा सा लड़का 6-7 साल का अपनी मां से चिपक कर रो रहा था। पुलिस उसे खींच रही थी। ब्रह्मा का सांस रुक गया जब उसने उस लड़के का चेहरा देखा। वो कविन था, और फिर फ्रेम के कोने में एक आदमी जिसका हाथ पुलिस के कंधे पर था, जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, उसका अपना पिता विश्वनाथ। उस पल ब्रह्मा की दुनिया दो टुकड़े में टूट गई। एक तरफ वो लड़का जिसके लिखे शब्दों ने उसके अंदर के सब राज खोल दिए थे, दूसरी तरफ उसका पिता जिसके नाम ने उसे मीडिया की दुनिया में रिस्पेक्ट दिया था। लेकिन अब दोनों एक ही फ्रेम में थे, एक जिसका बचपन छिन गया और एक जिन्होंने वो छीनने में हिस्सा लिया। उसने वीडियो पॉज किया। कविन की आंखें कैमरा की तरफ थी, जैसे उस वक्त भी वो कुछ कहना चाहता हो, जैसे वो किसी से पूछ रहा हो, क्या तुम देख रहे हो? वो स्टूडियो के वॉशरूम में जाकर अपने हाथों से मुंह धोने लगी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हर बार जब उसने अपने पिताजी को देखा, एक प्राउड लीडर दिखाई देता था, लेकिन अब उसके पीछे एक और चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जो बस्ती में जलता दिया नहीं, लेकिन उस आग का मैच स्टिक पकड़े था। ब्रह्मा ने सोचा, ये सिर्फ कविन का दर्द नहीं, मेरा भी है। उस रात घर जाके उसने कविन का दिया हुआ नया स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया। इस बार यह और भी पर्सनल था। एक लड़का जो छत पर छुप के पढ़ाई करता था, और एक बार मंदिर के पुजारी ने उसे पकड़कर उसकी पीठ पर दंदा मारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जात शुद्ध नहीं थी। कहानी में एक लाइन थी, हर बार जब मुझे धक्का दिया गया मेरी माँ ने कहा, बेटा कल के लिए लिख, आज तो कोई नहीं पढ़ेगा। उस लाइन ने ब्रह्मा का दिल फाड़ दिया। वो पूरी रात नहीं सोई। नोटबुक उसके सीने पर थी, आंसुओं में भीगी। सुबह होने से पहले उसने एक फैसला लिया, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन कविन उसे मिलने आया, लेकिन किसी बात के लिए नहीं, बस बताने के लिए कि उसकी छोटी बहन कव्या, जिसे उसने स्कूल में दाखिला दिलवाया था प्राइज मनी से, उसे एक स्कॉलरशिप मिल गई है। उसने कहा, उसका सपना सच हो रहा है ब्रह्मा। वो कहती है कि मैं उसका हीरो हूं। उसके चेहरे पर एक मासूमी थी जो सिर्फ वो ही दिखा सकता था, जो पूरी दुनिया से सम्मान छिन जाने के बाद भी किसी और को सपने दे सकता हो। ब्रह्मा उसकी तरफ देखती रही, कुछ कह नहीं पाई। उसने सिर्फ उसे हग किया, और जब उसके सीने से लगकर वो रोई तब कविन ने पूछा, क्या हुआ? ब्रह्मा ने सिर्फ कहा, कुछ नहीं, सिर्फ खुशी का वक्त है। लेकिन उसके अंदर गिल्ट, प्यार और सच का एक ऐसा समुंदर था जिसमें वो डूब चुकी थी। तभी स्टूडियो के एक कोने में एक छोटी सी कैमरा लाइट ब्लिंक कर रही थी, अननोटिस्ड। सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा ऑन रहता था, और जब वो दोनों अलग हो रहे थे तब एक पल के लिए उनके बीच एक किस हुआ। न कोई ड्रामा, न कोई बॉलीवुड म्यूजिक, सिर्फ एक ठहरा हुआ पाल, एक सच्चा टच, एक सच्चा रिश्ता। और उस पाल को किसी ने कैप्चर कर लिया था। अध्याय 5, जो खबर कभी दिखाई ही नहाई गई। ओ स्कांडलो के नौफोयावार। अगले दिन सुबह जैसे ही ब्रह्मा न्यूज रूम में पहुंची, कुछ अजीब था हवा में। रिसेप्शनिस्ट ने आंखों से बचकर उसकी तरफ देखा। एक जूनियर एंकर ने एक फिले गिराकर उसे अवॉइड किया, और जब उसने अपने डेस्क की तरफ कदम बढ़ाया तो पीछे किसी ने धीरे से कहा, वीडियो उसी का था ना, स्टूडियो में ही हुआ। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना छोड़ गया।
क्या सब लोग देख चुके थे? वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी, जहां पहले से उसके टेबल पर एक ब्राउन एनवेलप पड़ा था। उसने थरथराते हाथों से उसे खोला। अंदर एक पेन ड्राइव थी। वीडियो चलाया तो वही पल सामने था। उस और कविन के बीच वो एक लम्हा, वो किस। कैमरा का एंगल सीधा था, क्लोजअप था, और बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के वो वीडियो कुछ और ही कहता था। प्यार का वो नर्म सा पाल अब एक स्कैंडल बन गया था। 2 घंटे बाद उसे मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। डायरेक्टर, एचआर हेड और चैनल का सीनियर लीगल एडवाइजर सब मौजूद थे। डायरेक्टर ने कोल्ड वॉइस में पूछा, ये वीडियो आपका है? ब्रह्मा ने सीधा जवाब दिया, हाँ। फिर दूसरा सवाल, आप जानती हैं ये टेक्निकल असिस्टेंट कौन है? क्या आप पर्सनल रिलेशन में हैं? ब्रह्मा ने आंखों में आंखों डाल के कहा, वो एक राइटर है, और हां, मैं उसे प्यार करती हूं। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। लीगल एडवाइजर ने फिल बैंड की और बोला, आपको पता है ना चैनल की कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लिखा है? उसने बस एक लाइन बोली, मुझे सिर्फ एक चीज पता है, वो इंसान मेरी जिंदगी का सच है, बाकी सब कैमरा के लिए है। बाहर तब तक वीडियो ऑलरेडी लीक हो चुका था। पहले स्टूडियो के इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर किसी ने उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्विटर पर डाल दिया। ब्रह्मा स्कैंडल ट्रेंड करने लगा। कविन को तुरंत ऑफिस से निकाल दिया गया। एचआर ने उसे एक फेक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर लेटर दिया, जिसमें लिखा था कि उसे बैक एंड ऑडियो रेस्टोरेशन के लिए नवी मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है। जब कविन ने पूछा क्यों, तो एचआर हेड ने सिर्फ कहा, इंस्ट्रक्शन ऊपर से है। उसने ब्रह्मा को कॉल किया लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ आया। उसने समझा शायद ब्रह्मा ने उसे छोड़ा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ब्रह्मा उसी वक्त बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में सिक्योरिटी से जूझ रही थी। उस कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के लिए जहां उसका ट्रांसफर डिसाइड हुआ था। जब गार्ड्स ने उससे रोका तो उसने चीख कर कहा, तुम लोग एक लिखने वाले की आवाज दबा रहे हो, क्योंकि उसके नाम में इज्जत नहीं जात लिखी होती है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बेसमेंट पार्किंग में जब काविन अपना लास्ट बॉक्स पिकअप कर रहा था, उसने एक पल के लिए ब्रह्मा को देखा। दोनों की आंखें मिली। कुछ नहीं कहा गया, ना सॉरी ना प्रोटेस्ट। सिर्फ एक लम्हा था, जैसे कोई पुरानी कहानी जिसमें अंत पे सिर्फ दूरी रह जाती है। लेकिन वो आंखों का मिलना सब कुछ कह गया। उस दिन रात न्यूज रूम के एक जूनियर स्टाफ शुभम ने क्वाइटली ब्रह्मा के कान में कहा, मैडम, वो वीडियो, उसे डिलीट करने का ऑर्डर डायरेक्ट विश्वनाथ सर का था। ब्रह्मा ने तुरंत समझ लिया, उसके पिता ने एक बार फिर एक कहानी छुपा दी थी, जैसे उन्होंने 2003 में बस्ती का फुटेज छुपाया था। पर इस बार कहानी एक लड़का और लड़की के बीच का सच था, जिसे दुनिया सिर्फ एक सामाजिक कलंक के रूप में देख रही थी। उस रात ब्रह्मा ने अपने घर लौटकर पहली बार विश्वनाथ से सामना किया। ड्राइंग रूम में टीवी ऑफ था, लेकिन उसके पीछे के शेल्फ में एक फोटो फ्रेम था, उनका इलेक्शन जीतने का मोमेंट। उसने सीधा पूछा, आपने वीडियो डिलीट करने का ऑर्डर दिया? विश्वनाथ ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर बोला, मैं तुम्हारा भला कर रहा हूं। एक दलित टेक्नीशियन के साथ किस, तुम्हारा करियर खत्म हो जाता। ब्रह्मा का गुस्सा फट पड़ा। करियर या आपकी इज्जत का बचा हुआ नकाब? जिस समझ के वोट के लिए आप स्पीच देते हैं, उसके बच्चों से प्यार करना अभी भी बेइज्जती का काम है। विश्वनाथ चिल्लाया, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा खून उन लोगों से अलग है। ब्रह्मा ने सीधा देखा, तो हो सकता है मैं गलत खून से पैदा हो गई हूं, पर अब मैं उस खून के कर्ज में नहीं जीना चाहती। और उसने दरवाजा बैंड कर दिया। उस रात अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पीछे छोड़कर जाते वक्त उसने सिर्फ मां की आंखों में देखा, जो रो रही थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। वो आंखें कहीं से उसे नहीं रोक रही थी, जैसे कह रही हो, मैं तो कब का हार गई, तू जीत जा। वो रात जब मुंबई की सड़कें एक और टीआरपी स्कैंडल के खामोश मीम से भरी थी, ब्रह्मा और कविन अपने अलग अलग कमरों में एक ही चीज महसूस कर रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ा आवाज है वो जो चुप रहती है। अध्याय 6, जो सवाल कभी पूछा ही ना ही गाया, ए एंट्रेविस्टा सिलेंसियादा। मुंबई के न्यूज रूम में दिन चढ़ते ही एक अजीब सी गूंज थी। ना वो दिख रही थी, ना सुनाई दे रही थी, लेकिन हर आंख उसी तरफ थी जहां से कुछ बदलने वाला था। ब्रह्मा ने आज अपने रूटीन से अलग कुछ किया।
उसने मेकअप से मना कर दिया, हेयर स्टाइल के लिए बोला, आज कुछ सिंपल रखो। उसकी आंखों में एक ठोस निश्चय था और उसके हाथों में था एक प्लान जो न चैनल जानता था न उसके पिता विश्वनाथ। रात के प्राइम टाइम बुलेटिन के अंत में जब कैमरा क्लोजअप में उसके चेहरे पर गया, तब उसने कुछ ऐसे शब्दों में बात की जो न स्क्रिप्ट में थे न टेलीप्रॉम्प्टर में। उसने कहा, कल रात मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात करने वाली हूं जिनकी कहानी आपने कभी नहीं सुनी, लेकिन जिसका दर्द आप सबका अपना है। एक लिखने वाला जिसका नाम आज तक किसी हेडलाइन में नहीं आया, लेकिन जिसका सच देश की हेडलाइंस बढ़ाल सकता है। स्टूडियो में एक पल को हवा रुक गई। कंट्रोल रूम में प्रोड्यूसर का हाथ फ्रीज हो गया और हेड ऑफ प्रोग्रामिंग ने तुरंत कॉल लगाया। पर्देर हो चुकी थी, अनाउंसमेंट हो गया था। ब्रह्मा ने कविन से कांटेक्ट किया। उसने कहा, मैं तुम्हें किसी स्टूडियो में नहीं, किसी क्वोटा में नहीं, एक इंसान की तरह सुनना चाहती हूं। कल लाइव जाओगे? कविन ने पहले मना किया। मैं सच में तैयार नहीं हूं ब्रह्मा, वो लोग मुझे सिर्फ टेक्नीशियन के तौर पे जानते हैं। अब राइटर बन जाओ तो उनका सिस्टम हिल जाएगा। ब्रह्मा ने बस इतना कहा, तुम सिर्फ राइटर नहीं हो, तुम वो आवाज हो जो लोगों ने सुनना छोड़ दिया है। अगली शाम स्टूडियो में चारों तरफ टेंशन थी। सिक्योरिटी बढ़ गई थी। चैनल के बॉसेस पैनिक में थे। हर किसी को डर था कि ब्रह्मा कोई और ड्रामा ना कर दे। लेकिन उसने इस बार सब कुछ लीगल तरीके से किया। एंकर के रूप में उसके पास एडिटोरियल इंडिपेंडेंस थी और उसने उस अधिकार का पूरा इस्तेमाल किया। कविन को स्टूडियो में लेने के लिए उसने 2 नए इंटर्न्स को इन्वॉल्व किया जो उसकी तरफ था। वो लोग केविन को बैकडोर से क्वाइटली ले आए, बिना किसी रिकॉर्ड के। बुलेटिन चालू हुआ। ब्रह्मा ने एंकर डेस्क से अपना नॉर्मल डिलीवरी किया। ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिकल अपडेट, इंटरनेशनल ब्रीफिंग्स। लेकिन अंत में जब 10 मिनट का एडिटोरियल सेगमेंट आया, उसने कहा, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक लिखने वाले से जिसे आज तक आपने स्क्रीन के पीछे देखा लेकिन कभी सुना नहीं। कैमरा काविन पर काया। उसने पहला शब्द कहा, नमस्ते, तो स्टूडियो में सब कुछ ठहर गया। उसकी आवाज में कंप थी, लेकिन आंखों में एक गहरा सच था। उसने बताया कैसे उसने पढ़ना लिखना टीवी के पीछे छुपकर सीखा, कैसे उसकी माँ ने हर रात उसे डस्टबिन के कचरे में छुपी किताबें लाके दी, कैसे उसे एक लड़की ने पहली बार भैया कहा था बिना उसकी जात पूछे। उसके शब्दों में ड्रामा नहीं था, सिर्फ दाढ़ था जिसे किसी ने कभी स्क्रिप्ट नहीं किया था। ब्रह्मा उसके पास बैठी थी, उसके हर लाफ्स पर ध्यान से, बिना इंटरप्शन के। ट्विटर पे लोग लिखने लगे, हु इज दिस गाय, हिज वर्ड्स आर बर्निंग ट्रूथ। पर जैसे ही सेगमेंट खत्म होने को आया, एकदम से स्क्रीन ब्लिंक की, फीड कट हो गया। टीवी पर एक ब्लैक स्क्रीन आई, फिर चैनल का लोगो। कंट्रोल रूम से इमरजेंसी मैसेज आया, टेक्निकल इश्यू, विल बी बैक शॉर्टली। लेकिन ब्रह्मा समझ गई थी, ये टेक्निकल नहीं, पॉलिटिकल था। स्टूडियो में प्रोड्यूसर भागता हुआ आया, ऊपर से कॉल आया है, लाइव कट करना पड़ा। ब्रह्मा ने उसके हाथ से ईयरपीस छीन लिया, आंखों में ज्वाला थी। तुम लोग सिर्फ लाइट कंट्रोल कर सकते हो, सच नहीं। पर तब तक जो होना था हो चुका था। उस 8 मिनट की क्लिप किसी ने रिकॉर्ड कर ली थी। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह वायरल होने लगा। दलित राइटर एक्सपोजेस ट्रूथ ऑन नेशनल टीवी। ब्रह्मा गिव्स प्लेटफॉर्म टू द साइलेंस्ड। कविन का नाम ट्रेंड करने लगा, लोग उसके कोट्स शेयर करने लगे। एक लाइन सबसे ज्यादा वायरल हुई, मैं उस समझ से हूं जहां नाम से पहले माफी मांगी जाती है। उस रात ब्रह्मा को कॉल आया, एचआर हेड का। आपको इंडेफिनिट सस्पेंशन दिया जा रहा है चैनल की पॉलिसीज तोड़ने के लिए। उसने बस कहा, मैं सच बोलने के लिए नौकरी नहीं, जमीर संभलती हूं, और फोन काट दिया। स्टूडियो के बाहर उससे मीडिया ने घेर लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, आप रिग्रेट करती हैं कि आपने ये किया? उसने स्माइल किया, आंखों में आंसू थे पर आवाज में शक्ति थी। रिग्रेट नहीं, रिलीफ। आज मैं पहली बार अपने आप को सुन पाई। रात के अंधेर में जब मुंबई सो रही थी, एक वीडियो स्क्रीन के बाहर दिल के अंदर छुप गया था। कहीं ना कहीं किसी बस्ती में एक माँ अपने बच्चे को वो क्लिप दिखा रही थी और कह रही थी, देखो बेटा, अपने जैसे भी टीवी पे आ सकते हैं। और एक लड़का कविन अपने छोटी बहन के साथ छत पर खड़ा था। उसने ऊपर देखा और बोला,
यह रात अब पहली सी नहीं रहेगी। अध्याय 7। जो माफी कभी मांगी ही ना है गई। ए रेनुन्सियाम संस्कृतो। 2 दिन बाद मुंबई के कम्युनिकेशन काउंसिल के ऑडिटोरियम में ज्यादा सीट्स नहीं थी, लेकिन हर कुर्सी पर एक कैमरा था और हर आंख में इंतजार। सबको लग रहा था ब्रह्मा विश्वनाथ माफी मांगने आई है, चैनल के नियम तोड़ने, सेंसरशिप का नियम वायोलेट करने और एक जूनियर स्टाफ के साथ संबंध बनाने के लिए। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो किस रूप में सामने आएगी। वो दरवाजे से छुप के नहीं, सीधे कदमों से आई। ना डिजाइनर सरी थी, ना मेकअप, सिर्फ एक सेफ्ट कॉटन सरी, एक झलक अंबेडकर की उन लाइंस की जो वो आज बोलने वाली थी। उसके हाथों में था एक पुराना फाइल जिसमें कविन का ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट था। जब उसने पोडियम पे कदम रखा तो मिक थोड़ा झुक गया। उसने उसे एडजस्ट नहीं किया, जैसे कह रही हो मैं झुकना नहीं चाहती। वो बोलने लगी, लेकिन न हिंदी में न इंग्लिश में। पहली लाइन थी, सत्यमेव जयाते। सारी हॉल में सन्नाटा था। काउंसिल मेंबर्स समझने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नोट्स बनाने लगे, लेकिन जिनके मन में समझ थी उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने कविन के स्क्रिप्ट का एक प्रमुख हिस्सा संस्कृत में पढ़ा, जो बालपन में शिक्षा से वंचित होने वाले एक छोटे बच्चे के मन की व्याथा थी। हर शब्द जैसे किसी पुरानी छति पर दस्तक देता था। न जातिभ्यो अहम अधाम, न कर्माना दूषित, अपितु मनावह अस्मि। ना जाति के कारण मैं नीच हूं, ना कर्म के कारण दूषित, मैं भी एक मानव हूं। ऑडिटोरियम में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक एक आंसू ने सब कुछ कह दिया। उसके स्पीच के अंत में उसने एक पत्र निकाला और कहा, यह मेरा रेजिग्नेशन लेटर नहीं है, ये मेरा स्वीकार है। मैं वो नहीं हूं जो आप सब चाहते हैं, मैं वो हूं जो मैं होने के लायक हूं। मैं अब किसी की बेटी नहीं, किसी चैनल की आवाज नहीं, मैं एक समझ की आंखों का पानी हूं जो कब से रुक गया था। बाहर मीडिया रेडी था। जैसे ही ब्रह्मा निकली, एक रिपोर्टर ने मिक आगे बढ़ाया। मैम, क्या यह आपका करियर एंड है? उसने मुस्कुराकर कहा, करियर नहीं, यह मेरी आवाज का जन्म है। उस स्पीच के कुछ घंटों में ट्विटर पर हैशटैग #YaderWasDo19 ट्रेंड करने लगा। जर्नलिज्म स्टूडेंट्स ने उस स्पीच को सिलेबस का हिस्सा बनाने की डिमांड उठाई। मैगजीन एडिटर्स ने लिखा, जब सबने टीवी बैंड किया, ब्रह्मा ने सच का चैनल चालू किया। लेकिन उसके घर में कुछ और हो रहा था। माँ लिविंग रूम में ठाकुर जी के सामने बैठी थी, हाथ में माला, आंखों में परेशानी। जब ब्रह्मा घर पहुंची, माँ ने सिर्फ एक लाइन बोली, बिना पूछे इतना बड़ा कदम। ब्रह्मा ने पहली बार माँ के पास जाके उसके पैर छुए और बोला, माँ, जिंदगी भर आपने छुप कर जीना सिखाया, मैं आपको आजाद करने आई हूं। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथों का स्पर्श बदल गया था। पहली बार उनमें दांत नहीं, डर नहीं, बस एक सुकून था। उसने ब्रह्मा के कंधे को दबाया और आंखों में आंसुओं के साथ बोला, तू डर गई थी ना जब वो लोग तुझ पर चिल्लाए थे? ब्रह्मा ने हाँ में सिर हिलाया। माँ बोली, मैं हर रोज चिल्लाती थी, पर अंदर से डर के मारी होती थी। तू चुप रही, पर अंदर से बिजली थी। तू मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस रात ब्रह्मा ने कविन को मैसेज किया, सब कुछ तो नहीं बदला, लेकिन कुछ जरूर। कविन ने रिप्लाई में लिखा, कुछ भी काफी होता है जब कभी कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन दुनिया अब भी उतनी ओपन नहीं हुई थी। कविन ने अपना बुक पब्लिश करने के लिए 3 बड़ी पब्लिशिंग हाउसेस से संपर्क किया। सबने मना कर दिया। एक ने तो खुलकर बोला, बहुत इंटेंस लिखा है, मार्केट में ये नहीं चलेगा, प्लस ऑथर बैकग्राउंड, वेल यू नो। कविन ने फोन काट दिया। 1 मिनट के लिए उसकी आंखें भरी, फिर उसने वही नोटबुक उठाई और लिखने लगा। अगर सफर लिखने वाला खुद चलाएगा तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। उसने एक डिसीजन लिया, अपने खुद के पैसे से फोटोकॉपी करा के कॉपीज निकलने का। रेलवे स्टेशन के बाहर एक टपरी में बैठे बैठे वो अपना बुक बेचने लगा। एक दिन एक फिल्म मेकर, एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंटेरियन स्टेशन से गुजरते वक्त रुका। उसने कवर देखा, पहला पन्ना पढ़ा और तुरंत पूछा, क्या तुम इसके राइटर हो? कविन ने हाँ में सर हिलाया। फिल्म मेकर ने उसे चाय पे बुलाया। उस चाय में ना शुगर थी ना मिल्क, लेकिन पहली बार किसी ने उससे एज अ क्रिएटर बात की। मैं तुमसे कहानी नहीं छीनूं, बस दुनिया को दिखाना चाहता हूं। कविन ने हाँ कहा, लेकिन अब उसके साथ ब्रह्मा नहीं थी।
वो न्यूज़ रूम छोड़ चुकी थी। दोनों अपनी अलग राहों पर थे। फिर भी हर रास्ते के मोड़ पे एक साया था, एक यार थी जो नाम से परहेज नहीं करती थी। कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। कहीं कुछ और लिखा जा रहा था, कुछ और रिकॉर्ड हो रहा था। पर एक बात तय थी, ये दो लोग अब अपनी आवाज़ किसी और के लिए नहीं, अपने लिए इस्तेमाल करने लगे थे। और पहली बार वह आवाज़ दुनिया को चुभने लगी थी। अध्याय 8, जो साच का भी सुनाया ही नहाय गाया ओ फिल्हो दो स्कांडलो। मुंबई के एक छोटे कैफे में, जहां यूजुअली आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स मिलते थे, उस दिन एक ऐसा मिलान होने जा रहा था जिसे कोई न्यूज़ हेडलाइन में नहीं डालेगा, पर जिसका असर न्यूज़ रूम के इतिहास में गूंजेगा। कविन एक टेबल के सामने बैठा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था। न वो झुकता दिख रहा था, न लड़ता। जैसे एक समय के बाद कोई व्यक्ति अपने दाढ़ से समझौता नहीं, रिश्ता बना लेता है। उसके सामने एक आदमी था, थोड़ा बल सेफ्ट, आंखों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स वाली तेज नजर। उसका नाम था आदेश चौधरी। आदेश ने अपने बग से एक पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली और कविन के सामने रखी। तुम्हें याद है 2003 में बस्ती का एक प्रोटेस्ट शूट किया गया था? तब मैं एक इंटर्न था। उस समय की वीडियो आर्काइव में मिल गई, पर उसमें कुछ था जो तुम्हें देखना चाहिए। कविन ने उसे कनेक्ट किया। वीडियो चालू हुआ। कैमरा अनस्टेबल था। बैकग्राउंड में चीख पुकार थी। फ्रेम में लोग पुलिस से लड़ रहे थे। पर तभी एक बैकग्राउंड ऑडियो आया, एक कॉन्वर्सेशन, दो आदमियों की आवाज। पहला कह रहा था, जितनी जल्दी ये बस्ती हटाएंगे उतना लैंड का रेट ऊपर जाएगा। दूसरा बोल रहा था, प्रेस कवर करने आई तो मैं संभल लूंगा, एक दो छोटे बच्चे को हटा दो, कैमरा वहां ही फोकस करेगा। आदेश ने पॉज किया। यह तुम सुन रहे हो ना? कविन का चेहरा पहला बार जैसा था जब उसने बस्ती छोड़ी थी, नम्ब। दूसरी आवाज उसके लिए अनजान नहीं थी। वो विश्वनाथ की थी, ब्रह्मा के पिता की। आदेश ने बोला, मैं जर्नलिस्ट था, पर यह तपे मुझे रखने नहीं दिया गया। तब करियर चाहिए था, सच नहीं। अब करियर से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है। यह तुम्हारा है। कविन ने फिल को हाथ में लिया, जैसे किसी ने उसके बचपन के सबूत उसके हाथ में लौटा दिए हो। उसने उसी रात ब्रह्मा को कॉल किया। ब्रह्मा ने फोन उठाया तो पहला शब्द था, मुझे कुछ सुनाना है तुम्हें। वो दोनों स्टूडियो में नहीं, किसी पुल के पास मिले, एक पुरानी ट्रेन लाइन के किनारे, जहां लोग आज भी चाय बेचकर जिंदगी चलाते हैं। कविन ने हेडफोन्स उसके कान में लगाए और ऑडियो बजाया। जब विश्वनाथ की आवाज उसके कान में आई, ब्रह्मा की सांस बैंड हो गई। पहले तो उसने कुछ बोला नहीं, फिर धीरे से पूछा, ये तुमने कहां से? कविन ने सिर्फ कहा, जहां सच चुप जाता है वहां कभी कभी उसकी कॉपी मिल जाती है। ब्रह्मा ने बैठकर उस ऑडियो को बार बार सुना। हर बार उसकी आंखों में एक अलग दाढ़ था। एक बार पिताजी की आंख में आंसू देखा था जब उन्होंने उससे फर्स्ट अवार्ड मिला था। अब समझ आया, वो आंसू किसी सच्चाई का नहीं, किसी हारा हुआ नाटक का हिस्सा थे। उस रात उन्होंने एक नया सवाल उठाया, हम क्या करेंगे इसके साथ? कविन ने कहा, मैं बदला नहीं चाहता। मैं बस यह नहीं चाहता कि किसी और कव्या को स्कूल से निकाला जाए, किसी और माँ को बस्ती में जलाया जाए। पर वो बात इतनी आसान नहीं थी। 3 दिन बाद कव्या की स्कूल से एक कॉल आया। उसके नाम पर चल रही स्कॉलरशिप को रिव्यू किया जा रहा था। प्रिंसिपल ने कहा कि एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है, कोई पॉलिटिकल फोर्स स्कूल फंडिंग थ्रेटन कर रही थी। वो सुनकर ब्रह्मा का अंदर जाला। जब तक हम चुप थे तब तक सब ठीक था। अब जब हमने बोला तो सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। उसने विश्वनाथ को कॉल किया। एक मीटिंग फिक्स हुई। दोनों एक हवेली जैसे बंगलो के लाइब्रेरी रूम में मिले। विश्वनाथ अकेला था। ब्रह्मा ने उसके सामने ऑडियो बजाया। विश्वनाथ की आंखें पहले झुकी, फिर गुस्से में बोली, मैं देश के लिए काम करता हूं, तुम एक छोटी सी कहानी के लिए सब कुछ जला दोगी? ब्रह्मा चिल्लाई, यह कहानी नहीं, किसी का जीवन था, और आपने उसे जमीन के दाम में तोल दिया। विश्वनाथ ने बोला, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें समझना चाहिए पावर क्या होती है। ब्रह्मा ने आंख में आंख डालकर कहा, आपने मुझे पैदा, क्या पार में इंसान उसने बनाया जिसका आप नाम भी नहीं लेना चाहते। जब ब्रह्मा वापस लौटी, कविन उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मैं तैयार हूं, मैं पब्लिक में सच बोलने को तैयार हूं।
पर यह सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, ये उन सब के लिए होगा जिनकी आवाज कभी पेज 5 में भी नहीं आई। उस रात दोनों ने एक प्लान बनाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रूफ, नाम, डेट, सब एक जगह। सच का वो बॉम्ब जो अगर फटा तो सिर्फ एक नेता नहीं, पूरी व्यवस्था हिल जाएगी। लेकिन पहले उन्हें छुपना था, क्योंकि जो सच उनके पास था वो लोगों के लिए टकराव था, और टकराव से पहले हमेशा एक खामोशी होती है, और वो खामोशी अब शुरू हो चुकी थी। मुंबई के न्यूज़रूम में उस दिन कुछ अजीब था। न कोई एंकर चिल्लाया, न ब्रेकिंग न्यूज़ का म्यूजिक बजा। टीवी स्क्रीन्स तो ऑन थी, पर जैसे किसी ने आवाज़ों की वॉल्यूम 0 कर दी हो। ब्रह्मा और कविन दोनों शहर से गायब थे। न किसी ने उन्हें रात के कैफे में देखा, न किसी अपार्टमेंट के लॉबी में। रिपोर्टर्स में सिर्फ फुसकियां थी। वो दोनों भाग गए क्या? क्या ब्रह्मा सच में उस दलित के साथ भाग गई? सब लोग न्यूज़ की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी के पास खबर नहीं थी। विश्वनाथ ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने पोडियम पर खड़े होकर कहा, मेरी बेटी कुछ समय से मेंटल इंस्टेबिलिटी से जूझ रही है। उसने कुछ गलत डिसीजंस लिए, पर मैं उसकी सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित हूं। कृपया मीडिया इस मुद्दे को सेंसेशनलाइज ना करे। कहिए तो एक वेल प्रिपेयर्ड स्पीच थी, लेकिन आंखों में एक छवि थी, डर। वो डर जो तब आता है जब सच सामने आने का वक्त पास हो। लेकिन उस रात किसी और ने स्पॉटलाइट लिया। ब्रह्मा की मां, जो आमतौर पर पब्लिक में नहीं आती थी, उसे देखा गया एक लिंगेश्वर मंदिर के सामने, हाथ में दिया और आंखों में आंसू लिए। लोगों ने फोटोज ली, पर उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं मां हूं, दुआ कर रही हूं कि मेरी बेटी जहां भी हो जिंदा हो, बाकी सब कुछ रम जाने। सोशल मीडिया पर कविन वेयर इज ब्रह्मा ट्रेंड करने लगा। कविन का नाम वापस उठाया, लेकिन अब एक नए एंगल से। एक न्यूज़ पोर्टल ने लिखा, लव स्टोरी या पॉलिटिकल गेम, ब्रह्मा और कविन की गायब होने के पीछे क्या राज है। कुछ लोगों ने सिंपैथी दिखाई, कुछ ने सिर्फ तमाशा देखा। पर जो सच था वो मुंबई के न्यूज़ रूम के उस साइलेंस में छुपा था, जो जैसे सांस रोक कर किसी तूफान का इंतजार कर रहा था। लेकिन असली कहानी एक पुराने गांव में लिखी जा रही थी, लोनावाला से 13 किलोमीटर दूर, एक पहाड़ी के छोटे से इलाके में, जहां न सिग्नल था न टीवी। ब्रह्मा और कविन ने एक पुरानी टीचर सुनीता मैडम के घर में शरण ली थी। वही सुनीता मैडम जिन्होंने कविन का लिखा हुआ बुक एक रेलवे स्टेशन से खरीदा था। जब उन्होंने दोनों को पहचाना तो सिर्फ एक बात बोली, सच लिखने वाले कभी शोर में नहीं रहते, आइए अंदर चलिए। उन दिनों में वो दोनों पहली बार एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। सुबह उठकर पानी भरना, आंगन में कपड़े सुखाना, छोटी छोटी बातें करना, जैसे चाय में चीनी कम है या तुम कपड़े अंदर लेना भूल गए हो। हर रात छत पे बैठकर तारों को देखना उनके लिए थेरेपी बन गया था। कविन को लगता था ये पल हमेशा के लिए ठहर जाएं, लेकिन ब्रह्मा जानती थी ये सिर्फ एक विराम है, लड़ाई अभी बाकी है। एक रात जब तारे कुछ ज्यादा चमक रहे थे और ठंडी हवा उनके गलों को छू रही थी, कविन ने पूछा, कल अगर सब कुछ खत्म हो गया, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, अगर लोग हम पर हंस पड़े, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी? ब्रह्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे नफरत तब करती जब तुमने चुप रहना चुना होता। तुमने आवाज बनने का रिस्क लिया, मैं उसी आवाज से प्यार करती हूं। उस रात किसी कैमरा ने उनका किस कैप्चर नहीं किया, कोई सीसीटीवी नहीं था, न विराल होने लायक कोई हेडलाइन। सिर्फ एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे दो लोग जिनकी दुनिया में बस सच, प्यार और थोड़ा सा डर था। तभी सुनीता मैडम ने अंदर से पुकारा, बेटा, वो फिल्म मेकर ने फोन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कंफर्म हो गई है, एक ऑडिटोरियम फिक्स हो गया है, बस तुम लोग रेडी हो जाओ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वक्त आ गया था। अगला दिन ब्रह्मा ने एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें वो नोट्स थे जो उसने न्यूज़ रूम के पहले दिन बनाए थे, जब उसका सपना था ट्रूथ टेलिंग जर्नलिज्म। उसने देखा, उसने लिखा था, मैं सिर्फ एक फेस नहीं बनना चाहती, मैं उनकी आवाज बनना चाहती हूं जो कभी मिक तक नहीं पहुंचते। वो डायरी उसके साथ ऑडिटोरियम जाएगी, वो सबूत भी, वो ऑडियो भी, और वो आवाज भी जो अब तक चुप थी। मुंबई में उस समय लाइट थोड़ी धीमी थी, शहर थोड़ा थामा था, कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी,
लेकिन एक स्टूडियो अभी भी खाली था। ना एंकर, ना एडिटर, ना टेक्नीशियन। सिर्फ एक मॉनिटर स्क्रीन थी जिसमें लिखा था, सिग्नल नॉट फाउंड। पर सच का सिग्नल एक नए फ्रीक्वेंसी पे चालू होने वाला था। मुंबई के एक ऑडिटोरियम में, जहां आमतौर पर फिल्म फेस्टिवल्स और एकेडमिक टॉक्स हुआ करते थे, उस दिन कुछ और होने वाला था। शहर भर में पोस्टर्स नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पे सब लोग वही बात कर रहे थे। ब्रह्मा वापस आ रही, हाय। कविन के नाम के साथ एक और हैशटैग वायरल हो रहा था, जिसने लिखा, फिल्म मेकर आदेश ने मीडिया इनवाइट्स भेजे थे, पर सबको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था, नो एडिट्स, लाइव, फुल फीड। इस बार कोई सेंसर नहीं था, कोई डिले बटन नहीं, कोई म्यूट स्विच नहीं। सिर्फ सच। ऑडिटोरियम के अंदर पहली रो में जर्नलिस्ट्स बैठे, द एंकर्स, कॉलमनिस्ट्स, डिजिटल क्रिएटर्स, सब। पीछे की सीट्स में कॉलेज स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स का झुंड था। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो मुंबई से 300 किलोमीटर दूर के गांव से बस इस एक पल के लिए आए थे। सबकी आंखों में इंतजार था। क्या ब्रह्मा आएगी? क्या कविन सच में बोल पाएगा? क्या उनके पास वाकई कोई सबूत है, या ये सब सिर्फ एक और मीडिया स्टंट है? लाइट्स धीरे से बुझी। स्टेज पर एक सिंगल स्पॉटलाइट जाला। ब्रह्मा आई, एक सेफ्ट कुर्ती और डार्क ब्लू दुपट्टा में। कोई ज्वेलरी नहीं, बस एक बिंदी। उसके हाथों में एक फाइल थी। उसने मिक के पास जाकर सबसे पहले सिर्फ एक शब्द बोला, शुरू। उसने एक कागज निकाला। लिखा था, मुझे मीडिया ने बनाया, लेकिन मैंने उसी मीडिया से सच छुपाया। मैं अब वो सब कहने आई हूं जो स्क्रिप्ट में कभी नहीं लिखा जाता। उसके बाद उसने पहली बार अपना पर्सनल कन्फेशन पब्लिक में पढ़ना शुरू किया। कैसे उसने न्यूज़रूम में कविन को पहली बार देखा, कैसे उसने उसके लिखे लफ्जों को छुपकर अपना बनाया, कैसे प्यार हुआ, और कैसे सच के सामने आते ही हर चेहरा मास्क उतारने लगा। लोग चुप थे। कोई ट्वीट नहीं कर रहा था, कोई विस्पर भी नहीं। सब सिर्फ सुन रहे थे। ब्रह्मा ने स्टेज के एक कोने की तरफ देखा। वहां से कविन आया। उसके हाथों में एक पुराना फाइल था, वही ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो स्टिल्स के साथ। उसका कदम हल्का था, पर आंखों में एक बिजली थी। उसने मिक उठाया और बोला, मैं टेक्नीशियन हूं। नाम नहीं था मेरा, न नौकरी में, न किसी फाइल में, पर आज मैं नाम के बिना भी कहानी कहने आया हूं। उसने वो ऑडियो बजाया, 2003 के बस्ती क्लीयरेंस का। दो आवाजों का कॉन्वर्सेशन ऑडिटोरियम में गूंज उठा। एक जर्नलिस्ट ने तुरंत पहचाना, यह विश्वानाथ की आवाज है। उसके बाद स्क्रीन पे फोटो आई, वही फ्रेम जिसमें छोटा कविन बस्ती से खींचता जा रहा था, और पीछे विश्वानाथ पुलिस से हाथ मिला रहा था। एकदम से पूरे ऑडिटोरियम में एक हलचल मच गई। लोग अपने फोन से रिकॉर्डिंग करने लगे। लाइव ट्वीटिंग शुरू हुई। जर्नलिस्ट्स क्वेश्चन तैयार कर रहे थे, पर कविन ने मिक फिर से उठाया और कहा, यह बस मेरा सच नहीं, ये उन सबका सच है जो फाइल में होती बस्ती के नाम के नीचे दबा दिए जाते हैं। मैं एक नाम के साथ जिंदा रहना चाहता हूं, जिसे कोई दोबारा छुपाए नहीं। फिर ब्रह्मा ने एक और पत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपने पिता विश्वानाथ के खिलाफ लिखी एक एफिडेविट सबके सामने पढ़ी, जिसमें उसने पॉलिटिकल लैंड माफिया और मीडिया मैनिपुलेशन के सबूत दिए। उसका वॉइस कहीं नहीं कांप रहा था। जब पढ़ना खत्म हुआ, उसने सिर्फ इतना कहा, आज मैं किसी की बेटी बनकर नहीं, किसी की कहानी बनकर बोल रही हूं। स्टेज पर दोनों एक दूसरे के पास आए। पहली बार पूरी दुनिया के सामने वो एक जोड़ी के रूप में थे, न सिर्फ प्यार में, पर सच के साथी के रूप में। एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर पूछा, क्या आप लोगों को लगता है कि ये सब कुछ बदल देगा? ब्रह्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें नहीं पता, पर अगर कुछ भी नहीं बदला, तो कम से कम यह तो सबको याद रहेगा कि किसी दिन, किसी स्टेज पे किसी ने सच बोला था, बिना दारे। कविन ने मिच उठाया और बोला, हम भागे नहीं थे, हम सिर्फ लिखने गया थे। आज लिख कर लौटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग स्टेज तक आ गए। कविन के हाथ में किसी ने एक पुरानी किताब दी, उसी का लिखा हुआ पहला ड्राफ्ट, जो किसी ने संभाल कर रखा था। ब्रह्मा को एक छोटी लड़की ने एक कार्ड दिया, जिसमें लिखा था, आप मेरी दीदी जैसे हो, मैं भी लिखना चाहती हूं। मीडिया हाउस के कैमरास ऑफ हो गए, पर लोगों के फोन्स ऑन थे।
कोई बिना एडिट के सच देख रहा था, कोई बिना फिल्टर के आंसू बहा रहा था। और उस स्टेज पर दो लोग, जिनके पास ना पैसा था, ना पार्टी, ना पावर, सिर्फ सच था, वो जीत गए थे। 2 हफ्तों बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर पूरी तरह थामा नहीं था। टीवी डिबेट्स में अब भी ब्रह्मा और कविन के नाम चलते रहे, लेकिन जब नए स्कैंडल्स आए, मीडिया का ध्यान उधर से हट गया। लेकिन एक जगह थी जहां बात सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक सीमित नहीं थी, जहां लोगों ने सच को सिर्फ सुन नहीं महसूस किया। वही लोग जिनके घरों में कभी टीवी नहीं था पर ज़मीर था, और वो लोग जिनके पास मिक नहीं था पर आवाज़ थी। उसी आवाज़ के लिए ब्रह्मा ने न्यूज़ रूम वापस जाने से मना कर दिया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, टीआरपी, सैलरी, अवार्ड नॉमिनेशंस। उसने कहा था, मैं अब स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगी, मैं उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाऊंगी जो कभी पढ़े ही नहीं गए। और वहीं से शुरू हुआ लेखक पथशाला, एक छोटी सी स्क्रिप्टिंग स्कूल एक छोटी बस्ती के कोने में। कोई बिलबोर्ड्स नहीं थे, कोई इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड था, एक बेंच थी और दो लोग थे जिनके दिल में लिखने की जिद थी। पथशाला में पहले दिन सिर्फ 12 स्टूडेंट्स आए। किसी का बाप ऑटो चलाता था, किसी की माँ हॉस्पिटल में सफाई का काम करती थी। एक लड़का आया जिसके हाथ में ना अंगूठा था, ना मोबाइल, पर दिमाग में कहानियां थी। और एक लड़की आई, कविया, कविन की छोटी बहन, जिसे ब्रह्मा ने बिना किसी चैरिटी के एक स्टूडेंट के रूप में वेलकम किया। उस क्लासरूम में पहला शब्द था, कहानी सिर्फ लिखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ब्रह्मा ने बोर्ड पर लिखा, हर आवाज की शुरुआत खामोशी से होती है। दिन बीतने लगे, हर स्टूडेंट ने एक एक लाइन लिखना शुरू किया। पहले तो सिर्फ अपने बारे में, मेरे पिता रात को सड़क पे सोते हैं, मेरी माँ भिख नहीं मांगती, इज्जत मांगती है, मैं लड़का हूं पर मुझे गालियां रोतलू कहकर मिलती हैं। हर लाइन एक स्क्रीम थी जो कभी किसी स्क्रीन प्ले का पार्ट नहीं बनी थी। कविन ने उन सबको सिखाया कि स्क्रिप्ट सिर्फ डायलॉग्स नहीं होती, वो तो एक आंख का झपकना भी हो सकता है, या एक माँ का पलक गिराकर चुप हो जाना भी। और ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि जर्नलिज्म में कहानी छुप जाती है जब सवाल से पहले सिलसिले तैयार हो जाते हैं। एक शाम जब सब स्टूडेंट जा चुके थे, ब्रह्मा क्लासरूम में अकेले बैठी थी। उसके सामने एक खाली बेंच थी और ब्लैक बोर्ड पे वही लाइन लिखी थी, हर आवाज की शुरुआत खामोशी से होती है। तभी कविन आया, उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने कहा, ये किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। ब्रह्मा ने लिफाफा खोला। अंदर एक हैंड रिटन नोट था, उसके पिताजी विश्वानथ का। लिखा था, मैं तुमसे कभी माफी नहीं मांग पाया, तुमने मेरा सच सबके सामने रखा, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मुझ में अब भी कुछ बचा देखना चाहती हो। मैंने एक राजनेता के रूप में तुम्हें कभी बेटी नहीं माना, आज एक पिता के रूप में लिख रहा हूं, तुम जैसी बेटी पाना मेरा सबसे बड़ा सम्मान था। नोट के साथ था एक और चीज, कविन का वो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो कभी किसी एनवलप में ब्रह्मा के ड्रेसिंग टेबल पर छोड़ा गया था। पर इस बार उस पर एक और लाइन लिखी थी, कविन के हाथ से नहीं, विश्वानाथ के हाथ से। ये कहानी मेरे जैसे लोगों के लिए झूठ थी। आज मैं मानता हूं यह सच था जिसे मैंने कभी पहचान नहीं दी। ब्रह्मा ने नोट को दिल से लगाया। कविन ने उसकी आंखों में देखा। उसने पूछा, माफी का क्या मतलब होता है? ब्रह्मा ने कहा, कभी कभी माफी एक ऐसी आवाज होती है जो सिर्फ पेपर पर लिखी जाती है पर दिल तक पहुंच जाती है। अगले हफ्ते पथशाला का पहला ओपन माइक इवेंट था। ऑडिटोरियम नहीं, एक पुरानी बिल्डिंग का टेरेस था। हर स्टूडेंट ने अपना लिखा हुआ सुनाया। कविया ने एक कविता पढ़ी, उसकी माँ की कहानी जो कभी किसी हॉस्पिटल में गुम हो गई थी। एक लड़का जिसका नाम इमरान था, उसने एक मोनोलॉग दिया, अपने पिताजी के फ्यूनरल में नहीं जा पाने की गिल्ट पर। ब्रह्मा पीछे से सब देख रही थी। उसने कविन का हाथ पकड़ा। उसने कहा, ये क्लासरूम नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ रूम है। उस दिन उन दोनों ने कोई वीडियो वायरल नहीं किया, कोई पेपर नहीं भेजा, बस वो बेंच छोड़ी, बोर्ड पे एक नई लाइन लिखी, आज हम नाम नहीं आवाज बन गए हैं और आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। 3 महीने बाद एक दोपहर के समय दरियागंज के एक पुराने बुक शॉप में भीड़ थी। ना कोई बॉलीवुड स्टार आया था, ना कोई पॉलिटिकल सेलिब्रिटी, फिर भी लोग लाइन में खड़े थे। हाथ में एक ही किताब थी, उस गली का नाम जहां मैं रुका था, लेखक कविन शास्त्री।
कवर पर एक स्केच था। एक छोटी सी बस्ती, एक लड़का सीढ़ियों के कोने में बैठा लिख रहा था और उसके ऊपर एक नीम का पेड़ था। यही वो किताब थी जिसे कविन ने कभी फुटपाथ पर बैठकर लिखा था, जो कॉपी करो करके बांटी गई थी। आज वही ऑफिशियली पब्लिश हो रही थी, किसी बड़ी पब्लिशिंग हाउस से नहीं, बल्कि एक नए कोऑपरेटिव प्रेस से, जहां लिखने वाले भी शेयर होल्डर थे और बेचने वाले भी कहानियों के किरदार। ब्रह्मा हाथ लॉन्च में पीछे बैठी थी, ना स्टेज पे ना स्पॉटलाइट में। उसने किसी को नहीं बताया था कि उसी ने इस किताब का प्रेफेस लिखा है। कवर के पीछे एक छोटी सी सिग्नेचर थी, सिर्फ एक अक्षर बी। जब कविन ने स्टेज पे मिक संभाला, उसने सिर्फ इतना कहा, यह कहानी किसी अवार्ड के लिए नहीं, किसी रिवेंज के लिए नहीं। ये उस दिन के लिए है जब किसी लड़के ने खुद से पूछा था, क्या मेरा लिखा कभी किसी की आंखों तक पहुंचेगा। ऑडियंस में एक वक्त आया जब सब चुप थे। सिर्फ एक लड़की, जो हेडफोन्स पे कविन की पहली इंटरव्यू सुनी थी, उसके आंखों में आंसू थे। उसने बाद में लिखा, मैं जर्नलिज्म पढ़ रही हूं। पर जब वो बोल रहा था, मुझे लगा मैं सच को महसूस कर रही हूं, सिर्फ पढ़ नहीं रही। किताब लॉन्च के बाद ब्रह्मा और कविन एक साथ कैलकाटा लिटरेचर फेस्टिवल के लिए गए। वहां एक 70 साल के बुजुर्ग आए। उनके हाथ में एक पुराना कैमरा था। उन्होंने कविन से कहा, मैं जर्नलिस्ट था उस बस्ती के क्लियरेंस वाले दिन। मुझे ऑर्डर मिला था रिकॉर्ड बैंड करने का। मैंने छुप के एक लास्ट क्लिप ली थी, अब तक संभाल के रखा था। अब सोचा तुम्हें दे दूं। उन्होंने एक पेन ड्राइव दी। रात को ब्रह्मा और कविन ने लैपटॉप में वो फाइल चलाई। वीडियो में ढूंढना मुश्किल था, कैमरा शेक कर रहा था, आवाज भी क्लियर नहीं थी। लेकिन एक मोमेंट पर फ्रेम फ्रीज हो गया। एक छोटी सी लड़की ब्लू फ्रॉक में एक छोटी सी ब्रेड के साथ एक रोती हुए लड़के को बनाना दे रही थी। कविन ने आंखें छोटी करके देखा। उस लड़की का चेहरा जाने पहचाने जैसा लगा। ब्रह्मा का हाथ थरथराने लगा। उसने स्क्रीन जूम किया। वो लड़की थी खुद ब्रह्मा, छोटी सी 6-7 साल की। वो लड़का कविन वक्त ने उन्हें पहली बार तब मिला दिया था जब उन्हें पता भी नहीं था कि प्यार क्या होता है, नजात क्या होती है। सिर्फ एक भूखा लड़का था और एक लड़की जिसे उसकी रूह का दर्द समझ आया था। कविन ने धीरे से बोला, हम पहली बार अब नहीं मिले। पहली बार तो तब मिले थे जब दुनिया ने हमें अलग करने की कोशिश भी नहीं की थी। ब्रह्मा की आंखों से आंसू बहे बिना रुके। उसने कहा, तो ये कहानी लिखी नहीं गई थी, यह तो सिर्फ याद दिलाई गई है। वो दोनों स्क्रीन से दूर चले गए। लैपटॉप बंद हो गया। अंधेरा कमरे में छाया था, पर उस अंधेरे में एक रोशनी थी। 2 लोग जो दुनिया के लिए एक हेडलाइन बन गए थे, लेकिन एक दूसरे के लिए सिर्फ एक कहानी का अंतिम पैराग्राफ। अगले दिन वो मुंबई के एक गली से गुजर रहे थे। न कैमरास थे न सिक्योरिटी। उन्होंने एक तपरी से चाय ली, बेंच पर बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखा। कविन ने कहा, मुझे डर लगता था कि हम कभी कहानी नहीं बन पाएंगे। अब लगता है कहानी हम बनाए ही इसलिए गए थे। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। 2 लोग जिनके पास कभी प्लेटफॉर्म नहीं था, पर अब पूरी एक नस्ल उनकी तरफ देख कर कहती थी, सच का रंग न सफ्रॉन होता है न ग्रीन। कभी कभी वो सिर्फ आंखों के आंसू में होता है। किसी और कोने में, किसी और शहर में एक छोटी सी लड़की डायरी लिख रही थी, मैं राइटर बनना चाहती हूँ, पर सबसे पहले मैं इंसान बनना चाहती हूँ, जैसे काविन भैया, जैसे रमा दीदी। और उसी वक्त दुनिया के एक कोने में एक मिक के बिना एक आवाज गूंजती रही। एक ऐसी आवाज जो कभी नाम से नहीं बस सच से जानी गई।